ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में डिस्कशन किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पहले दो एस्पेक्ट के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ चुके हैं, राइट। किस तरह से जे थॉमसन साहब ने अपने अटेम्प्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, ई गोल्डस्टीन ने किस तरह से एनोड रे का स्टडी किया और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, राइट। इसके तुरंत बाद जो साइंस कम्युनिटी था उनको दो पार्टिकल की खोज होने के बाद बड़ा राहत मिला, राइट। और वो राहत इसलिए मिला क्योंकि वो किसी भी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान के चल रहे थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान के चल रहे थे। तो जिस दिन थॉमसन साहब ने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का खोज किया इलेक्ट्रॉन का, उसी दिन से साइंस के से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने एक बात तो मान लिया था कि एटम में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। और उसके बाद ई गोल्डस्टीन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को प्रूव किया, राइट। तो जब ये दो चीजें प्रूव हो गई कि एटम दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का इक्वल है, राइट। जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जस्टिफाइड हो गया था। तो उसके तुरंत बाद जे थॉमसन साहब ने अपना एक एटम का मॉडल दिया, राइट। उन्होंने एक परिकल्पना की, थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस था उनका, परिकल्पना था। साइंस में हर चीज एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड नहीं होती। एक बात आप समझ लीजिए कि जब विज्ञान है तो सबसे पहले उस चीज की परिकल्पना ही की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है, और फिर उसको प्रमाणित किया जाता है। तो विज्ञान में ये चीज थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया, और थॉमसन साहब ने ये कहा कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप के अंदर होता है, और इसके पीछे जस्टिफिकेशन सीधा था कि एटम साइज में बहुत छोटा होता है, और जितने भी बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फेरिकल ही अज्यूम करके चलते हैं। आपके पास एक स्टोन है और आपको पता है कि वो स्टोन स्फेरिकल नहीं है। आप उसको ब्रेक करते जाइए, उसको पाउडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, और जब आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो उसके पाउडर का एक छोटा सा कण उठाइए, आप पाओगे कि वो देखने में लगभग स्फेरिकल है। हम तो उस पार्टिकल के भी हजारवें लाखवें टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि एटम तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उस पार्टिकल जितना नहीं होता। नेकेड आई से आप एटम को नहीं देख सकते हो, तो इसलिए हम उसको स्फेरिकली अज्यूम करके चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्फेरिकल होता है, और उन्होंने अपने अरेंजमेंट में ये बताया कि जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है, खाने वाला भाग, दिस इज द रेड पार्ट, और उस रेड पार्ट के अंदर सीड्स होते हैं। These are the seeds, these are the seeds, these are the seeds, these seeds। इस तरह से ऐसा ही होता है तरबूज, राइट। तो उन्होंने ये कहा कि जो आपने खाने वाला ईटिंग पार्ट दिखाया है उसको आप पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन दिखाइए। क्या दिखाइए? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। और जहां जहां हम सीड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दिखाइए, और ये सभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट। एटम के बारे में जे थॉमसन साहब का जो अजम्पशन था वो ये कह रहा था कि एटम बिल्कुल तरबूज की तरह होता है, और तरबूज के अंदर जो खाने वाला रेड पार्ट है, राइट, वो यहां उसका कंपैरिजन उन्होंने प्रोटॉन के साथ किया, और तरबूज के अंदर जो सीड्स वाला पार्ट है उसका कंपैरिजन उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया, राइट। और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इजीली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, उतना ही इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से, राइट। क्योंकि थ्योरेटिकल अजम्पशंस था थॉमसन साहब का, एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था, राइट। और साइंस कम्युनिटी जो है वो इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती है, राइट। उन्होंने फर्दर अपनी रिसर्च जारी रखी, और इस रिसर्च में आगे बढ़ते हुए एक और साइंटिस्ट थे
रदरफोर्ड साहब, राइट। हम लोगों ने थॉमसन साहब के अटेम्प्ट के बारे में पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड साहब के अटेम्प्ट के बारे में। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट कराया, अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट कराया, किसके ऊपर, थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट में, राइट। और इसे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। एक्चुअली जो गोल्ड फॉयल है ना, वो गोल्ड बहुत हाईली मैलेबल है, उसकी बहुत थिन फॉयल बन सकती है, लगभग ये कह रहा कि 100 नैनोमीटर रेडियस की गोल्ड फॉयल बन सकती है। नैनोमीटर इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो हाई मैलेबिलिटी की वजह से उन्होंने गोल्ड जैसे एलिमेंट का सिलेक्शन किया। जरूरी नहीं है कि गोल्ड से ही एक्सपेरिमेंट होता, कोई और एलिमेंट जिसकी मैलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो अपने अंदर से अल्फा रे को पास होने की इजाजत देता है, राइट, उस किसी भी मेटल का इस्तेमाल यहां किया जा सकता था। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप सभी के दिमाग में कि गोल्ड फॉयल का ही क्यों इस्तेमाल किया गया। और आप सजेस्ट कीजिए कि ऐसा कोई और मेटल जिसको आप यहां यूज कर सकते थे, तो डेफिनेटली 10th क्लास में पढ़ के किसी भी हाईली मैलेबल मेटल को आप यहां यूज कीजिए। पॉइंट दूसरा, व्हाट आर अल्फा रेज। अल्फा रे के बारे में हल्का फुल्का हमने कर पढ़ा। अल्फा रे are made up by large number of alpha particles, right, and these alpha particles are equivalent to helium particle, helium, right, but it is slightly differ from helium। लास्ट क्लास में हमने बात नहीं की, आवश्यकता नहीं था, आज समझिए, आज जरूरत है इस चीज की। सो हीलियम, द एटॉमिक नंबर ओब्लिक प्रोटॉन, एटॉमिक मास, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, सो प्रोटॉन 2, एटॉमिक मास 4 N2, राइट, एंड एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2। हीलियम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। द नेक्स्ट वन इज अल्फा पार्टिकल, अगेन एटॉमिक नंबर 2, अगेन एटॉमिक मास 4, but it does not carry any electrons. It means the alpha particle is not helium atom, it is helium ion and carry a 2 positive charge because it lose 2 electrons. So what is helium alpha particle is He+2, not helium। पॉइंट क्लियर है? तो आप लोगों को दोनों के बीच में क्लियर हो जाना चाहिए। सो इट इज हीलियम आयन, दैट इज sometimes written as He+2, highly positively charged particle, right, हाईली पॉजिटिव समझ लीजिए, क्योंकि इसी से आगे कहानी चल रही है। हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल। द सेकंड वन इज हैवी भी है, बिकॉज हैवी इसलिए है क्योंकि मास 4 ALU है और कोई है हाईली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल +2 यूनिट चार्ज है। सो दिस इज द हीलियम पार्टिकल। The alpha particle is He+2. Sometimes you can written as this is the representation of helium and this is the representation of alpha particle, He+2. Other things are equivalent. So point is clear. तो रदरफोर्ड साहब ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अल्फा रेज का बॉम्बारमेंट कराया। किसके ऊपर बॉम्बारमेंट कराया? गोल्ड की थिन फॉयल के ऊपर बॉम्बारमेंट कराया। पॉइंट इज क्लियर। अब क्या किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में? तो क्या किया भाई उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर? उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक ब्लॉक में लिया। ये कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और सीधा सा बात है, ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा तीनों रेडिएशन इमिट करता है। लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था। अब उन्होंने इस ब्लॉक को इस तरीके से डिजाइन किया
कि ये अपने अंदर से केवल अल्फा रेडिएशंस को ही पास होने दे, अलाउ करे बाकी रेडिएशंस को। तो इसके लिए उन्होंने एक लेड का शील्ड भी यूज किया। दो ही बात थी कि अल्फा पास हो और उसका नैरो बीम पास हो, बहुत सारी नहीं, उसकी एक नैरो बीम ऑफ अल्फा रेज। सो दिस इज द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड ही टेकन रेडियम एज द कॉमनली अवेलेबल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियम। लास्ट क्लास में हम यूरेनियम के बारे में बात कर रहे थे, वो भी रेडियोएक्टिव था, ये भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड का फॉयल यूज किया, ये एक गोल्ड का फॉयल यूज किया जिसमें से अल्फा रेज को पास होने देना था, राइट। एक जेडएनएस का सर्कुलर प्लेट यहां पर लग गया, दिस इज अ सर्कुलर प्लेट मेड अप ऑफ जेडएनएस। और जेडएनएस की खासियत पिछला टॉपिक जिसने भी ध्यान से पढ़ा है वो समझ पा रहा है, राइट, कि वो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। वो अपने ऊपर स्ट्राइक होने वाली रेडिएशंस की जो जगह है वहां पर ग्लो प्रोड्यूस करता है, राइट। फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट का मतलब है कि अगर जहां भी रेडिएशन इसके साथ स्ट्राइक करेगी उस जगह पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लो प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, और एक मूवेबल माइक्रोस्कोप लगाया जिससे और अच्छे से डिटेल स्टडी हो पाए, जिसको आप मूव कर सकते थे, राइट। दिस इज अ स्फेरिकल जेडएनएस लेयर, राइट। दिस इज द शील्ड व्हिच इज मेड अप ऑफ लेड, दिस इज द ब्लॉक and this is रेडियम। अल्फा रेज गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक किया और क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाया कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड फॉयल, सो अल्फा रेज उस गोल्ड फॉयल से पास होकर निकल गई। मोस्ट ऑफ द पॉइंट नोट करना पड़ेगा ये आपको कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने क्या क्या ऑब्जर्व किया अपने इस एक्सपेरिमेंट। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि ज्यादातर अल्फा रेज गोल्ड फॉयल में से पास हो गई। समझिए ध्यान से, फिर मैं 2 मिनट बाद दोबारा बात करूंगा, राइट। ए फ्यू गोल्ड फॉयल, कुछ एक गोल्ड फॉयल स्मॉल एंगल पर जिधर से आ रही थी उसे स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट वहां नहीं गई जहां वो जानी चाहिए थी, वो क्या हुई, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, राइट। और वेरी फ्यू अल्फा रेज, समझिए ध्यान से, मैक्सिमम अल्फा रेज गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर गई। ए फ्यू अल्फा रेज क्या हुआ, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। और वेरी वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000, इट इज अप्रोक्सीमेट, हर 20,000 में से एक लार्ज एंगल पर यानी 90 से ज्यादा पर डिफ्लेक्ट, 90 से ज्यादा पर डिफ्लेक्ट हुई, यूं समझ लीजिए। और समटाइम्स इट इज डिफ्लेक्टेड बैक, वापिस भी 180 तक भी डिफ्लेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में। 3 ही ऑब्जर्वेशन था भाई रदरफोर्ड साहब का। क्या क्या ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा रे थिन गोल्ड फॉयल में से अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट के क्रॉस कर गई मोस्ट ऑफ द, राइट। फ्यू गोल्ड फॉयल स्मॉल एंगल पर डेविएट हो गई और वेरी वेरी फ्यू अल्फा रेज क्या हुआ, 90 से ज्यादा पर डिफ्लेक्ट हुई या इवनली 180 तक डिफ्लेक्ट हुई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन पे आप कंक्लूजन निकालेंगे, वहीं से एटम का मॉडल बना था जिसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा था। क्या है 3 ऑब्जर्वेशन, क्लियर कीजिए। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes the gold foil without deflection. A few gold foil deflected, deviate at a small angle, right. A very very few gold foil deflected at a larger angle, that may be more than 90 and sometime it may be 180 degree. क्लियर है 3 ऑब्जर्वेशन। अब प्रश्न आता है इन 3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला। जब ये पॉइंट क्लियर हुआ, आप समझिए, मैं पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि most of the alpha rays passes the gold foil without any deflection. It means a large space is empty in atom. आप समझिए ध्यान से,
बहुत बड़ा स्पेस एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी है। किस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला गया? अब आप एक बात देखिए ना, आप अगर रूम में कोई भी चीज, एक बॉल दूसरे अपने साथी तक फेंक कर पहुंचा पा रहे हो और वो बिना किसी चीज के डिफ्लेक्शन के अगर वो पहुंच पा रही है, तो आप सीधा सा मतलब ये कह सकते हो उस रूम में एक बहुत बड़ा स्पेस वैकेंट है। और अगर मान लीजिए उस रूम्स में बहुत सारी चीजें होती, कुछ रस्सियां लटक रही होती, कुछ लकड़ियां रखी होती, तो फिर वो कहीं ना कहीं उनसे स्ट्राइक करती, तब आप कहते जी हाँ बहुत बड़ा स्पेस वैकेंट नहीं है। तो पहली चीज क्लियर है, जब रदरफोर्ड साहब का ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर अल्फा रेज बिना डिफ्लेक्शन के क्रॉस कर गई गोल्ड फॉयल को, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा स्पेस एम्प्टी है एटम के अंदर। क्लियर? ओके। द सेकंड पॉइंट, जब उन्होंने कहा कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो रे डिफ्लेक्ट हुई है ना, वो रे किसी ना किसी हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्ट के पास से गुजरी होंगी। क्योंकि आप एक बात देखिए कि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, और वो किसी बहुत हल्के पॉजिटिव चार्ज के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। वो ऐसी जगह से डिफ्लेक्ट हुआ होगा जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, आप सब जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो उन्होंने ये कहा कि एटम में कुछ जगह पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज भी एक ही जगह बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक ही जगह है और बहुत सारा पॉजिटिव है, तभी कोई हाईली पॉजिटिव अल्फा रे उसके पास से गुजरी और वहां भी पॉजिटिव चार्ज था, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? और वेरी वेरी फ्यू अल्फा रे जब वापिस आई तो उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज, अब एक बात देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो यहां है, तो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होने वाली बहुत ज्यादा रही होंगी, क्योंकि जो उसके पास से गुजरेगी वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन उससे स्ट्राइक करने वाली केवल उतनी होंगी जो सीधी की सीधी स्ट्राइक करेगी, राइट। तो ये जो लास्ट के दोनों कंक्लूजन थे, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि एटम में बहुत थोड़ी सी जगह ऐसी होती है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से एक बात प्रूव किया हुआ, दोनों ऑब्जर्वेशन से। तो दोनों कौन से थे? स्मॉल एंगल पर कुछ डिफ्लेक्ट हुई और बहुत कम डिफ्लेक्टेड बैक हुई। डिफ्लेक्टेड कौन सी हुई? जो इसके पास से गुजरी। बैक कौन सी गई? बैक कौन सी गई? जो उससे सीधा स्ट्राइक की। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी को भी चलते चलते बता दीजिएगा रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या था। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड साहब ने जब थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट कराया तो 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट किया। पहला ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉयल में से पास हो गई, राइट। कंक्लूजन क्या निकला कि एक लार्ज स्पेस उसके अंदर से एम्प्टी है। फिर अल्फा रेज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, इसका मतलब वो किसी ना किसी हाईली पॉजिटिव चार्ज स्पेस के पास से गुजरी हैं, और बहुत बहुत कम डिफ्लेक्टेड बैक हुई, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह मौजूद है। क्या हो गया? तो इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे थॉमसन रदरफोर्ड साहब ने अपने एटम की परिकल्पना की और उन्होंने कहा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटी जगह मौजूद है, और उस छोटी जगह को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस नाम दिया, और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या जस्टिफाई किया कि इसके अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होना बाकी है, न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन का तो अभी डिस्कवरी भी नहीं हुआ था, लेकिन यहीं पर रदरफोर्ड साहब ने यह कह दिया था क्योंकि वो एटम के मास को लेकर परिचित थे। क्या हो गया? और मास, क्योंकि एटम अभी 2 ही पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल है, कल हमने पढ़ लिया। क्लियर हो गया? और सारा का सारा मास ये भी जस्टिफाई हो गया था कि न्यूक्लियस पर ही मौजूद है, राइट, और वो मास प्रोटॉन से ज्यादा है। इसका मतलब उन्होंने यहीं से एक अजम्पशन कर लिया था कि इस एटम के अंदर कोई न्यूट्रॉन पार्टिकल भी मौजूद है, जिसके नाम के बारे में भी बात हो गया था कि वो न्यूट्रॉन है, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। अब समझिए, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ ही इस बात को भी जस्टिफाई कर दिया गया था रदरफोर्ड साहब के द्वारा
कि एटम में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है और वो न्यूट्रल पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट है और वो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस में मौजूद है। अभी उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो यही तो विज्ञान का चमत्कार है भाई, ताकत है विज्ञान की। वो हवा में अजम्पशंस नहीं करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उनके पास चीजों के प्रमाण होते हैं और वही चीज आगे जाकर देखिए, आपने 10th क्लास में बहुत सरप्राइज मेंडलीव साहब के, न्यूलैंड साहब के अटेम्प्ट के बारे में पढ़ा। तो मेंडलीव साहब ने तो उन एलिमेंट के बारे के लिए भी जगह छोड़ दिया था जिनकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी। तो विज्ञान जो है वो बहुत कंक्रीट चलता है, राइट। उनके अजम्पशंस तुक्के नहीं होते हैं। हम मान लीजिए कोई अजम्पशंस करें तो तुक्का नहीं लगाते हैं, वो बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर बात करते हैं। तो पॉइंट क्लियर है, राइट। रदरफोर्ड साहब का कंक्लूजन क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इसको। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कि एक लार्ज नंबर में अल्फा रेज गोल्ड फॉयल को पास कर रही थी, जिससे पहला उदाहरण क्लियर हुआ कि एटम्स जो हैं उनके अंदर एक लार्ज स्पेस एम्प्टी है, लार्ज एम्प्टी स्पेस है। तो पूछ ले भाई किस चीज से प्रूव कर पाए कि लार्ज स्पेस एम्प्टी है? रदरफोर्ड साहब का कंक्लूजन क्लियर है। पहला पॉइंट कि एक बहुत बड़ा स्पेस जो है वो एटम के अंदर क्या है? एम्प्टी है। क्लियर हो गया? सो विजिबल नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं लार्ज एम्प्टी स्पेस। किससे प्रूव हुआ था? प्रूव हुआ था कि एक बहुत बड़ी संख्या में अल्फा रेज गोल्ड फॉयल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रही थी। लार्ज एम्प्टी स्पेस, पॉइंट इज क्लियर। सो द सेकंड वन इज कि स्मॉल स्पेस ऐसा है जहां पर हाईली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो हाईली पॉजिटिव चार्ज स्मॉल स्पेस के अंदर किस चीज की तरफ इशारा करता है? राइट, प्रोटॉन्स की तरफ इशारा करता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और वहीं से किस शब्द की अवधारणा का जन्म हुआ था? न्यूक्लियस की अवधारणा का जन्म हुआ था, राइट। उन्होंने इमेजिनेशन भी की थी कि वो ऑलमोस्ट एटम के बीच में मौजूद है, राइट। सो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई थी। पहला कि एक लार्ज स्पेस क्या है? एम्प्टी है। और दूसरा चीज क्या क्लियर हुआ? कि एक स्मॉल स्पेस ऐसा है जो हाईली पॉजिटिव चार्ज है। इसके पीछे तर्क क्या था? किस ऑब्जर्वेशन से था कि ज्यादातर बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गई थी। इसके पीछे क्या लॉजिक दिया कि कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल पर डेविएट हो गई थी और बहुत बहुत कम वापस आ गई थी। इसी चीज के पीछे, राइट, ये लॉजिक दिया गया। उसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस जो था वो जो आपका न्यूट्रल पार्ट, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, उससे ज्यादा था। तो उनका ऑब्जेक्शन था कि मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्विवेलेंट है? मास ऑफ न्यूक्लियस या मास ऑफ एटम, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ सम न्यूट्रल पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ सम न्यूट्रल पार्टिकल, राइट। और उन न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया, लेकिन उसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी। उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता था। आज की क्लास में हम बात कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो दोनों पॉइंट आपके लिए क्लियर है। बोर्ड पे बहुत क्लियरली विजिबल लिखा है। ये सारी चीजें ध्यान से समझिए। लार्ज एम्प्टी स्पेस, स्मॉल स्पेस जहां हाईली पॉजिटिव चार्ज है, वहीं से किसका पॉइंट क्लियर हुआ? न्यूक्लियस का। और तीसरा मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। प्रोटॉन का मास प्लस कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स का मास, जिनके बारे में बात किया। क्लियर हो गया? उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अब न्यूक्लियस के अराउंड उन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। कहां मौजूद है? न्यूक्लियस के अराउंड, राइट। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में और परिकल्पना में सभी चीजें एक्सपेरिमेंटल नहीं थी, थ्योरेटिकल अजम्पशंस भी थी। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी नहीं है, नॉट स्टेशनरी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की तुलना
हमारे सोलर सिस्टम के साथ, और सोलर सिस्टम के साथ करते ही क्लियर हो गया कि सन है और उसके चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यहां का न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ वेल डिफाइंड पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द अजम्पशंस। और नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक नया शब्द है 11 पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आप यूं समझ लीजिए, हर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाला, सीधा सा बात है, अट्रैक्टिव फोर्स है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में। So these all are the conclusions made by रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कोई पूछे भाई रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कीजिए, देखिए सीधा सा बात है, एटम में 3 चीज हैं, तीनों पे अलग अलग बात कीजिए, सोचना ही नहीं है। पहला चीज खाली जगह के बारे में बात कीजिए, दूसरा प्रोटॉन कहाँ मौजूद होगा उस पर बात कीजिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा उसके ऊपर बात कीजिए, चौथा चार्ज कैसा होगा उस पर बात कीजिए। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जबकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, ये पहले से ही प्रूव था, राइट। और चार्ज के बारे में दूसरा चीज कि न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल के अजम्पशंस के बारे में बात किया, प्रोटॉन जस्टिफाइड कर दिया था, राइट। और न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। और अगला मास के बारे में बात करना है, ज्यादा नहीं सोचना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग पॉइंट याद ना करें। रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल जब उन्होंने देना शुरू किया तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, राइट। और उन 2 पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, परफॉर्म किया और उसके आधार पे बहुत सारे कंक्लूजन निकाले। हम उन कंक्लूजन को कैसे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले एटम की अपनी एक इमेजिनेशन कीजिए, आपको एटम का इमेजिनेशन क्लियर है। एटम है, इलेक्ट्रॉन अराउंड है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, राइट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। और मास जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर है। तो इसी चीज को तो लिखना है हमें। सबसे पहली चीज एम्प्टी स्पेस, क्लियर। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी स्पेस के तुरंत बाद न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन की प्रेजेंस के बारे में बात करनी है क्योंकि वही वो स्पेस था जहां पर कुछ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टेड बैक वाला फिनोमिना देखने को मिला था, क्लियर हो गया। तीसरी चीज हम लोगों को बात करना है मास के बारे में। मास के बारे में आते ही न्यूट्रल पार्टिकल की अवधारणा के बारे में बात करना है, क्लियर हो गया। हमें चार्ज के बारे में बात करना है। एटम खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर हो गया। और फिर हमें इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात करना है कि ये फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। याद नहीं करना पड़ेगा, रिपीट करिए मेरे साथ। और अभी बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है आपकी केमिस्ट्री, लेकिन एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। क्लियर टॉपिक्स नहीं होंगे तो फिर डाउट्स बने रहेंगे। जे थॉमसन साहब ने अपने मॉडल में कहा कि एटम जो होता है वो वाटरमेलन जैसा होता है। खाने वाला पार्ट को पॉजिटिवली चार्ज से कंपेयर किया और सीड्स को उन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। रदरफोर्ड साहब ने अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट किया। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज हैवी रेज थी। गोल्ड फॉयल के ऊपर 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। ज्यादातर अल्फा रे गोल्ड फॉयल में से पास हो गया बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल पर डेफिएट हो गई और बहुत कम अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बैक हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि एक बहुत बड़ा स्पेस वैकेंट है, बहुत कम जगह ऐसी है जहां हाईली पॉजिटिव चार्ज है। उस हाईली पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस क्लियर हो गया, राइट। तो बड़ा स्पेस वैकेंट है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। मास के बारे में बात आया तो न्यूट्रॉन के बारे में भी बात किया कि मास केवल प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर हो गया। चार्ज के बारे में बात किया तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की वजह से, राइट। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में बात आया कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। और इसके तुरंत बाद फिर
जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, जिसके हेल्प से उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल का डिस्कवरी किया, और न्यूट्रल पार्टिकल आपका न्यूट्रॉन। ओके, तो जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया, उस न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में बात किया जिसके बारे में रदरफोर्ड पहले ही बात कर चुके थे, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा जब बेरिलियम के ऊपर 4 बेरिलियम 9 अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट कराया गया, 2 हीलियम 4 अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट किसके ऊपर कराया गया है? बेरिलियम के ऊपर। अब ध्यान से लीजिए, अल्फा रेज के बारे में सारे पॉइंट क्लियर हैं। बहुत ज्यादा मास वाली कौन सी रेडिएशन है आपकी? तो ज्यादा मास की पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन को किसके साथ रिएक्शन कराया? बेरिलियम के साथ। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई। क्लियर हो गया? एंड दैट इज 6 कार्बन 12 प्लस एक ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जो पेनिट्रेशन इफेक्ट शो कर रहा था, जो किसी चीज को भेद पा रहा था, जो किसी चीज के अंदर से पास हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। ना इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा था, ना मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा था। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। क्लियर हो गया? और पेनिट्रेट कर पा रहा था, इसका मतलब कोई किसी मास का पार्टिकल था तो पेनिट्रेट कर पा रहा था, राइट? यानी एक ऐसे पार्टिकल की खोज हुई जो पेनिट्रेशन इफेक्ट शो कर रहा था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो रहा। फर्दर एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि उस पार्टिकल का जो मास है वो मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है, राइट? और न्यूट्रॉन उसी पार्टिकल को नाम दिया गया था, पहले ही नाम दे दिया गया था। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय जेम्स चैडविक। क्या किया? बेरिलियम के ऊपर अल्फा रेज का बॉम्बरमेंट कराया, कार्बन प्रोड्यूस हुआ और एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल ऑब्टेन हुआ जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट शो कर रहा था, जिसका मास किसके मास के इक्विवेलेंट पाया गया? प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट पाया गया। उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। थोड़ा सा चीजें और समझ लो कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या फर्क है? क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी एटम 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी हमें पता चल गया कि कहां मौजूद हैं? न्यूक्लियस में मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है? न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है, आउटर रीजन में मौजूद है, राइट? न्यूक्लियस से बाहर मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में भाग लेता है तो हमारी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जैसे अभी हमने बात किया कि हीलियम +2 में बदला तो उसने केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉन चेंज किए, फिर भी स्टिल इट इज हीलियम, राइट? लेकिन अगर ये अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज कर लेता तो फिर समझ लीजिए इसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता, और न्यूक्लियस चेंज हो जाता तो एक नया एटम बन जाता। अब आप देखिए कि हम इन रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं। मैं बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। अगर A + B मिलकर AB बनाए, AB2 बनाए, कुछ भी रेशियो बनाए, A2B बनाए, A2B3 बनाए, व्हाटएवर, बट जो रिएक्टेंट में एलिमेंट मौजूद है वही एलिमेंट आपको प्रोडक्ट में कहीं भी मिले, 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, तो ये केमिकल रिएक्शन है। यहां केवल अरेंजमेंट चेंज हुआ है, और जिसने पार्टिसिपेट किया है वो पार्टिसिपेट किसने किया है? इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कहीं A और B मिलकर C बना दिया, अब उस प्रोडक्ट में ना A मौजूद है कहीं भी और ना B मौजूद है, तो समझ लीजिए कि वहां इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पार्टिसिपेट करते ही न्यूक्लियस चेंज हो गया और नया एटम बन गया। क्या देखिए इस कहानी पर, बेरिलियम और हीलियम के बीच में रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट में ना कहीं बेरिलियम है और ना कहीं हीलियम है,
इसका मतलब ये चेंज केमिकल चेंज नहीं हो सकता है। इस चेंज में क्या हुआ, न्यूक्लियस चेंज हुआ है, नए न्यूक्लियस बने हैं, सो दिस चेंज इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेंज। तो इनके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में कम पढ़ेंगे, फिजिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स आपके सिलेबस में शामिल है, 12th क्लास में आप लोग बात करोगे। तो क्लियर हो गया भाई। तो अब हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस किस को क्रेडिट जाता है ये पॉइंट भी क्लियर है आपके दिमाग में। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के ऊपर बात किया, राइट। रदरफोर्ड और आपका ई गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन की डिस्कवरी, और जेम्स चैडविक साहब ने एक न्यूट्रॉन पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट है, राइट, उसके बारे में बात किया। तो लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज -1 E0, प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट है, एंड न्यूट्रॉन 0 and 1. This is represented its charge and it represented its mass, right? So electron negatively charged particle, -1 unit, proton positively charged, and neutron does not carry any charge, right? Mass, negligible mass, 1 unit mass, 1 unit mass. This 1 unit mass is equal to 1.67 into 10 raised to power -27 kilogram, and this 1 unit charge is equivalent to 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। ध्यान रखिएगा, इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव इन दिस केस। बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। तो अब हम अगली क्लास में थोड़ा सा उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 9th 10th में बहुत पढ़ी है, राइट, कि किसी भी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये शब्द सुने होंगे आपने, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। दैट्स ऑल। बहुत अच्छे से बात कीजिएगा। अब तक 4 टॉपिक क्लियर हो गए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक मॉडल बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।